विभोद, हो ना हो मेरे सोने की चैन तुम्हारी बहन ने ही चुराई है और आज वो अपने ससुराल वापस जाने वाली है। हमें उसका बैग चेक करना पड़ेगा। वैसे भी सीमा नहाने गई हुई है। चलो तब तक हम उसका बैग चेक कर लेते हैं। निशा अपने पति विभोद से बोली। हाँ निशा, तुम सही कह रही हो। जल्दी चलो, उससे पहले कि सीमा बाथरूम से निकले हमें उसका बैग चेक कर लेना चाहिए। विभोद और निशा दोनों सीमा का बैग चेक करने उसके कमरे में पहुंचते हैं। निशा सीमा का हैंडबैग चेक करने लगती है और विभोद सीमा का सूटकेस चेक करने लगता है। दोनों बैग चेक कर ही रहे थे कि सीमा बाथरूम से नहाकर निकल जाती है। अपने भाई भाभी को अपना बैग चेक करते देख सीमा हैरान हो जाती है। विभोद और निशा भी उसे देख थोड़ा सहम जाते हैं। सीमा बोली, ये क्या हो रहा है? आप दोनों मेरा बैग क्यों चेक कर रहे हो? निशा बोली, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है सीमा। हो ना हो मेरी सोने की चैन तूने ही चुराई है। देख, सीधे तरीके से चैन दे दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, माना आप उम्र और ओहदे दोनों में मुझसे बड़ी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी। मैं तो कल आपको आपकी चैन ढूंढने में मदद कर रही थी और आज आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हैं। आपने इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि आप अपनी उस ननद पर इल्ज़ाम लगा रही हैं जिस ननद ने हर सुख दुख में आपका साथ दिया है। आज इतनी दूर ससुराल से इजाज़त लेकर आपकी सेवा करने आई हूँ। भला मैं अपनी ही भाभी की चैन चुराऊंगी, ऐसा सोचा भी कैसे आपने? बोलकर रोने लगी सीमा। देखा आपने, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो मेरी चैन चुरा ली है और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। विभोद, ये ऐसे नहीं मानने वाली। विभोद बोला, सीमा देख, हम तेरे घर की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि दामाद जी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ इतना सब देखकर तेरे मन में लालच आ गया होगा। अब हमारे घर के ठाट बाट किसी का भी मन मोह सकते हैं और तू ठहरी गरीब। हम जानते हैं ये चैन तूने ही चुराई है, इसलिए चैन वापस दे दे वरना मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकालूंगा। इससे अच्छा होगा कि तू अभी के अभी अपनी गलती मान ले। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे सीमा पूरी टूट गई। आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। सीमा ने अपना पूरा सूटकेस उन लोगों के सामने खाली कर दिया और हैंडबैग में से भी सब कुछ निकालकर पलंग पर फेंक दिया और बोली, लीजिए देख लीजिए सब कुछ, और फिर भी यकीन ना हो तो मेरे शरीर का भी स्कैन कर दीजिए कि कहीं मैंने पहने हुए कपड़ों में तो कुछ नहीं छुपाया। और मैं ये सब यहीं छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग मेरे सारे कपड़े अच्छे से चेक कर पाओ। कहीं किसी कपड़े में खुफिया जेब में मैंने वो चैन ना छुपा रखी हो। कहकर रोते रोते सीमा अपने मायके से निकल गई। पिता मनोहर जी, छोटा भाई नीलेश, भाभी शालू, सभी ये हंगामा देख अपने कमरे से बाहर आ गए और सीमा को रोकने लगे, मगर सीमा गुस्से में घर से बाहर गेट तक आ गई। बाहर आकर उसने रिक्शा ली और सीधा स्टेशन पहुंची और ट्रेन पकड़कर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। खिड़की की सीट पर बैठी सीमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो अतीत की गलियों में खो गई। सीमा, विभोद और नीलेश तीनों भाई बहन की परवरिश मनोहर जी और कांता जी ने बहुत ही प्यार से की थी। बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे मनोहर जी, मगर इतना कमा लेते थे कि बच्चों और पत्नी को खुश रख पाए। विभोद शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, गांव में ज्यादा सुविधाएं न होने के कारण मनोहर जी को विभोद को पढ़ाई के सिलसिले में शहर भेजना पड़ा। तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे और तीनों की पढ़ाई और उनकी फीस भी बढ़ती जा रही थी। मनोहर जी की दूध और किराने की दुकान थी, जहां वे दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएं। कांता जी भी मनोहर जी के व्यापार में खूब साथ देती। छोटा भाई नीलेश, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसे भी
अपने मनोहर जी के साथ दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। हालांकि माँ पापा ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा था, मगर नीलेश बोला, पापा मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और मैं आपके पैसे बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आपके साथ मिलकर दुकान पर ध्यान दूं। उस समय नीलेश की यह बात सुनकर मनोहर जी और कांता जी को नीलेश पर एक बार के लिए तो गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि नीलेश भी विभूत की तरह खूब मेहनत करे और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, मगर नीलेश दुकान पर बैठना चाहता था। खैर, बेटे की जिद के आगे मनोहर जी और कांता जी ने घुटने टेक दिए और नीलेश को दुकान पर बैठा दिया। वहाँ विभूत पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। डिग्रियों की कोई कमी न होने के कारण विभूत की बहुत अच्छी नौकरी लग गई और विभूत ने अपने गांव के घर में सारी भौतिक सुविधाओं को भरना शुरू कर दिया, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी इत्यादि। और नीलेश दुकान से घर का खाने पीने और कपड़ों लत्तों का खर्चा निकाल लेता था। विभूत के बॉस मणिलाल जी को विभूत शुरू से ही पसंद था। मणिलाल जी बहुत पैसे वाले धनी व्यक्ति थे। उनकी एकलौती बेटी निशा के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता थे, मगर मणिलाल जी को एक घर जमाई की तलाश थी और वे ये बात अच्छे से जानते थे कि कोई भी पैसे वाला लड़का उनका घर जमाई नहीं बनेगा। इसलिए वे चाहते थे कि विभूत से उनकी बेटी निशा की शादी करा के उसे हमेशा के लिए अपना घर जमाई बना लूं। विभूत की ईमानदारी और होशियारी से मणिलाल जी बहुत आकर्षित थे। एक रोज उन्होंने विभूत को ऑफिस के काम से घर बुलाया और अपनी बेटी निशा से मिलवाया। निशा एक पढ़ी लिखी, देखने में सुंदर और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। निशा को विभूत पहली नजर में ही भा गया। बातों बातों में मणिलाल जी ने विभूत से अपने दिल की बात कह दी कि वे निशा की शादी विभूत से करना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वे विभूत को घर जमाई बनाना चाहते हैं। विभूत को भी निशा पसंद आ चुकी थी। वो बोला, अगर इस रिश्ते के लिए मेरे माँ पिताजी हाँ कह देंगे तो वो ये शादी कर लेगा। दूसरे दिन विभूत ने फोन पर अपने माँ पापा को यह सूचना दी और वे लोग भी शादी तय करने शहर आ पहुँचे। रिश्ता मना करने की कोई वजह न थी, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर शादी तय कर दी। विभूत और निशा की शादी के बाद मणिलाल जी ने उनके लिए कश्मीर घूमने की टिकट्स निकाल लिया और दोनों अपने हनीमून चले गए। हनीमून से आकर जब विभूत और निशा अपने गांव के घर आए, निशा थोड़े ही दिनों में वहां रच बस गई और ननद सीमा के उसकी खूब जमने लगी। बस 15 दिन की बात थी, इसलिए निशा ने वहां एडजस्ट कर लिया और वापस शहर लौट आई। शहर आकर वो विभूत से बोली, विभूत मेरे पापा कह रहे थे कि उनके बंगले का पूरा ऊपर वाला फ्लोर वैसे भी खाली पड़ा है, तो हम लोग हमेशा के लिए वहां रहने चले जाएं और इससे हमारा इस घर का किराया भी बचेगा। विभूत बोला, तुम पागल हो गई हो क्या निशा? तुम चाहती हो मैं घर जवाई बन जाऊं? लोग और समाज वाले क्या बोलेंगे? कल के दिन मेरे माता पिता को पता चला तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सभी के सामने। निशा बोली, इसमें घर जवाई बनने वाली क्या बात है? वैसे भी वो सब हमारा ही तो है। पहले तो विभूत तैयार नहीं हुआ, मगर जब मणिलाल जी ने खुद बहुत आग्रह किया और बोले, बेटा विभूत मेरे बाद यह करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी तो है, जो कल होगा उससे बेहतर है आज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम और निशा हमेशा मेरे साथ रहो। वैसे भी निशा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। ये सब बातें सुन विभूत को उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि ऑफिस के बॉस होने के साथ साथ मणिलाल जी अब विभूत के ससुर भी थे। यहाँ छोटे भाई नीलेश की शादी के लिए शालू को पसंद किया जाता है, जो गांव की सीधी सादी लड़की थी। नीलेश की शादी में भी विभूत और निशा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि दोनों किसी फॉरेन ट्रिप पर गए थे जो मणिलाल जी ने आयोजित किया था। शालू शादी के बाद अपने सास ससुर घर सब अच्छे से संभाल लेती है, जिससे सीमा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे वही डर था कि कल के दिन कहीं
उसके माता पिता अकेले न रह जाएं। मगर शालू जैसी बहू पाकर सभी बहुत खुश थे। सीमा भी अब बड़ी हो गई थी, उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, जिसमें से हितेश, जो कि बड़ा पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार का लड़का था, उससे सीमा की शादी तय कर दी जाती है। मगर शादी के दौरान निशा प्रेग्नेंट होने की वजह से शादी में आने के लिए मना कर देती है और विबोध भी कहता है कि अगर मैं वहां आऊंगा तो यहाँ निशा का ध्यान कौन रखेगा। वो भी शादी में आने से मना कर देता है। विबोध और निशा तो जैसे गांव वापस आना ही नहीं चाहते थे। हर बार उनके पास गांव न आने का एक नया बहाना होता था। विबोध भी अब निशा के रंग में पूरी तरह रंग चुका था। दोनों को गांव से कुछ मतलब नहीं रह गया था। सब देखकर भी घर वाले कभी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। सीमा की शादी के थोड़े ही दिनों पश्चात माँ कांता जी अचानक चल बसी। तब सिर्फ विबोध भैया आए थे। निशा भाभी को प्रेगनेंसी के दौरान आराम करने को कहा गया था। इसी वजह से विबोध भैया माँ के क्रियाक्रम के बाद तुरंत वापस चले गए। थोड़े ही महीनों में खबर आई कि सीमा भाभी के गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन न होने की वजह से उनका अबॉर्शन करना पड़ा। इस खबर से सभी बहुत दुखी हुए। छोटी भाभी शालू ने निशा भाभी से कहा कि वे बस एक बार यहाँ आ जाएं तो यहाँ वे उनकी सेवा कर पाएंगी, क्योंकि अबॉर्शन के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है। विबोध कार में बैठाकर निशा को यहाँ ससुराल ले आया और विबोध ने यहाँ और सुख सुविधाएं भर दी ताकि निशा को कोई कमी न रह जाए। सीमा भी अपने ससुराल से इजाजत लेकर थोड़े दिन निशा भाभी की देखभाल के लिए मायके आ गई। यहाँ अब शालू और सीमा मिलकर निशा का खूब ध्यान रखने लगे। मगर ये क्या, उस दिन आए फोन से सीमा अंदर तक हिल गई थी। सीमा के पति हितेश को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, यहाँ तक कि हितेश कर्जे में डूब गया था। सीमा फोन रखकर फपक फपक कर रो पड़ी। छोटे भाई नीलेश और भाभी शालू ने सीमा को सांत्वना दी और बोले, पगली फिक्र मत कर, तेरे दो भाई हैं, हम लोग तेरी मदद जरूर करेंगे। नीलेश ने अपने भाई होने का कर्तव्य ये कहकर पूरा किया था, क्योंकि ऐसे वक्त में प्यार से बोले दो शब्द भी दिल पर लगी चोट पर मरहम का काम करते हैं। सीमा का इस खबर के बाद किसी काम में मन नहीं लग रहा था, मगर निशा भाभी की नाजुक हालत को देखकर वो सब काम कर रही थी। रोज निशा को पूरी बॉडी मालिश सीमा ही कर देती थी और उसके लिए पौष्टिक खाना शालू बनाती थी। आज भी सीमा ने निशा को बॉडी मालिश की और निशा बाथरूम से नहाकर आई तो अपनी सोने की चैन ढूंढने लगी। वो बोली, मैंने रोज की ही तरह चैन निकालकर यहीं ड्रॉवर में तो रखी थी। सीमा थी निशा को चैन ढूंढने में मदद करने लगी, मगर चैन कहीं नहीं मिली। शालू रसोई से आई तो बोली, मेरी काम वाली जमुना यहाँ काम कर रही थी, मगर वो तो हमारे यहाँ तब से है जब से सीमा, नीलेश और विबोध भैया की शादी भी नहीं हुई थी। वो ऐसा क्यों करेगी? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और यहाँ निशा का माथा ठनक गया, क्योंकि 40 ग्राम की चैन घर से गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। उसे उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि निशा को सीमा पर शक होने लगा था और दूसरे ही दिन सीमा अपने ससुराल जाने वाली थी। इसलिए दूसरे दिन उसने सीमा के बाथरूम में जाने के बाद विबोध से कहकर उसके बैग की तलाशी ली और उसे यूं अपमानित होना पड़ा था। ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ से सीमा वर्तमान में लौटी। उसके ससुराल का शहर आ गया था। जैसे ही सीमा ससुराल लौटी, उसकी सास गंगा जी बोली, बेटा तेरा सामान कहाँ है? गंगा जी बहुत अच्छी महिला थी। सीमा की शादी के बाद उन्होंने बेटी जैसा प्यार दिया था उसे। गंगा जी के इस सवाल पर सीमा फिर से रो पड़ी और उसने सारी घटना अपनी सास को बता दी। गंगा जी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने सीमा को गले से लगा लिया और आराम करने को कहा। सीमा जाकर अपने कमरे में लेट गई, मगर उसकी आंखों से नींद ही गायब थी। रात को जैसे ही हितेश घर आया, उसने सारी बात हितेश को बताई और बोली, हितेश तुम्हारा व्यापार क्या डूबा? मेरे भाई भाभी ने मुझे चोर घोषित कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से इतनी दूर सिर्फ भाभी की सेवा करने गई थी। हितेश बोला, दुखों के दिनों में लोग अकेला छोड़ देते हैं, ये
बात तो सुनी थी सीमा, मगर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं ये आज देखा। तुम फिक्र मत करो सीमा, ये हालात भी जरूर बदलेंगे और वापस हमारी नैया किनारे पर आ जाएगी। सीमा बोली, आज से मेरा बड़े भाई भाभी से रिश्ता खत्म है हितेश, मुझे उन लोगों का मुंह भी नहीं देखना। और रही बात तुम्हारे व्यापार की, तो हम दोनों मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और अपना व्यापार फिर से जमाएंगे। वहाँ जैसे ही छोटे भाई नीलेश और भाभी शालू को ये सारी बात पता चली, दोनों ने सीमा को बहुत फ़ोन किए, मगर सीमा ने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, यहाँ तक कि अपने पापा मनोहर जी का भी नहीं। मनोहर जी को अपने बेटे बहू का ये व्यवहार देख बहुत दुख हुआ था, मगर वे बेचारे अब कर ही क्या सकते थे। भाभी शालू हर हफ्ते सीमा को फ़ोन करती, मगर सीमा किसी का फ़ोन उठाने को तैयार नहीं थी। सीमा बस अपने पति के साथ मिलकर उसका व्यापार वापस खड़ा करने में लगी हुई थी और आखिर 4 साल की मेहनत रंग लाई। सीमा और हितेश ने मिलकर वापस अपना व्यापार जमा लिया था। सारे लेनदार को वे लोग पैसे भी दे चुके थे, जिससे उन्हें कर्जे से मुक्ति मिल गई थी। इन 4 सालों में नीलेश और शालू ने भरकस कोशिश की थी सीमा को मनाने की, मगर सीमा ने आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची, इसलिए उसने मायके से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। हाँ, अपने पिता को फोन कर कभी कभार उनका हालचाल पूछ लेती थी बस। सीमा और हितेश अब वापस बुलंदियों को छू रहे थे। सीमा ने खुशी से अपने पिताजी को फोन किया। वहां से मनोहर जी बोले, आज बस हालचाल पूछकर फोन मत काट देना बिटिया, मेरी पूरी बात सुनना। तेरे पिता भी अब बूढ़े हो चले हैं, जाने और कितने दिन रहूं या ना रहूं। सीमा बोली, पापा ऐसी बातें ना करो, बोलो क्या हुआ। मनोहर जी बोले, बेटा थोड़े दिन पहले ही हमारी काम वाली जमुना रमनलाल जी के घर चोरी करते हुए पकड़ी गई। जिस जमुना पर घर में सभी को बहुत विश्वास था, उसकी पोल अब जाकर खुली है। तेरे बड़े भाई भाभी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। पापा, मेरे लिए अब ये सब बेफिजूल बातें हैं, और चाहे भाई भाभी कितने भी शर्मिंदा क्यों न हो, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। बेटा तेरे भाई विबोध की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो डायलिसिस पर है बेटा, जाने आगे क्या हो जाए। तू सिर्फ उससे एक बार मिलने चली जा, वो तुझसे माफ़ी मांगना चाहता है बस, और कुछ नहीं। भाई की बीमारी की बात सुनकर सीमा का दिल पसीज गया। आखिर थी तो वो भी एक बहन ही, हो ना हो खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता ही होता है। सीमा ने हितेश को सारी बात बताई और दोनों अपने भाई से हॉस्पिटल मिलने पहुंचे। विबोध और निशा दोनों सीमा को यूं अचानक देख बहुत खुश हुए। दोनों ने सीमा से माफ़ी भी मांगी। उतने में नीलेश और शालू भी आ गए। सभी एक दूसरे को इतने सालों बाद देख रहे थे। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बातों बातों में नीलेश से पता चला कि सभी ने अपनी किडनियां चेक करवा ली, मगर किसी की किडनी मैच नहीं हो पा रही है। सीमा ने भी अपनी किडनी देने के लिए अपना चेकअप करवाया और सीमा की किडनी मैच कर गई। सीमा ने विबोध को अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाई। आज तो विबोध और निशा शर्मिंदगी के कारण जमीन में धंसे जा रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।